बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्दीयों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। मुल्क में सियासी हलचल अपने उरूज पर है। मुल्क में किसी भी नई हुकूमत का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तब्दीली में हमेशा अहम किरदार रहा है। माजी जब भी इंतखाबात के ज़रिए हुकूमत तब्दील हुई, इसका सीधा असर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की कुर्सी पर भी पड़ा। अगस्त 2018 में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पाकिस्तान के 22वें वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ उठाया तो उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नजम अजीज़ सेठी थे। लेकिन इमरान खान का वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालते ही नजम अजीज़ सेठी ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और इमरान खान ने एक ट्वीट के ज़रिए ICC के साबिक़ सदर एहसान मानी को उनका जानशीन मुक़र्रर कर दिया। 4 सितंबर 2018 को PCB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने एहसान मानी को 3 साल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया चेयरमैन बना दिया। मगर एक तरह वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ओहदे के 5 साल मुकम्मल नहीं किए और 3.5 साल में ही उनके खिलाफ अदम एहतमाद की तहरीक पेश हुई, तो उससे कबल अगस्त 2021 में ही एहसान मानी ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया, जिसके बाद चेयरमैन PCB के नए चेयरमैन का क़ुराफ़ाल साबिक़ कप्तान रमीज़ हसन राजा के नाम निकला, जिन्होंने 13 सितंबर 2021 को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन का ओहदा संभाला। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ हसन राजा का मुस्तकबिल क्या होगा और पाकिस्तान क्रिकेट पर इसकी तब्दीली क्या असरात मुरतब करेगी, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक़ सरबराह खालिद महमूद साहब। खालिद महमूद साहब, खुशामदीद कहूँगा आपको प्रोग्राम में। आपको मैं कहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। एक बार फिर पाकिस्तान में सियासी सतह पर जो इस वक्त सूरत हाल है, इसके बाद एक बार फिर सियासत में क्या होगा क्या नहीं होगा, इस बारे में तो कोई हतमी राय कायम नहीं की जा सकती, लेकिन क्रिकेट बोर्ड के मरकज़ी चेयरमैन की तब्दीली के हवाले से बड़ी चहमागोइयाँ हो रही हैं। आप इस तमाम सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं? ये कोई अच्छी सूरत हाल तो यकीनन नहीं है, क्योंकि मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि जैसे ही कोई हुकूमत बदले या सियासी दौर बदले, उसके साथ ही चेयरमैन की भी शामत आ जाए या उसकी भी तब्दीली हो जाए। मैं समझता हूँ कि ये निज़ाम और इंतज़ाम जो है ज़्यादा मुस्तहकम होना चाहिए और एक इंस्टीट्यूशनल ये इंतज़ाम होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये समझें कि मैं कोई जमहूरी तर्ज़ हुकूमत क्रिकेट में अपनाने का मशवरा दे रहा हूँ। मैं उसके भी ख़िलाफ़ हूँ, सच्ची बात करता हूँ, क्योंकि आप मुल्क में जो कुछ हो रहा है, जमहूरियत के नाम पे जो तमाशा हो रहा है, वो आपके सामने है। खालिद महमूद साहब, माजी में आप भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रहे हैं, सहाफ़ी भी पाकिस्तान क्रिकेट का सरबराह रहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की हैसियत से बिजनेसमैन ने भी खिदमत अंजाम दी, इसके अलावा जज भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रहे, साबिक़ फ़ौजी ने भी क्रिकेट बोर्ड की सदारत की। लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं होता कि जब हम क्रिकेट की बात करें तो लाजमी नहीं कि क्रिकेट बोर्ड का सरबराह ऐसा फ़र्द हो जिसका ताल्लुक़ क्रिकेट से हो। ये जो क्रिकेट में क्रिकेट बोर्ड का सरबराह क्रिकेटर होने की बात होती है, क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? जी नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। मैं बार बार इस पर गुफ्तगू कर चुका हूँ। मैं आपकी इस बात से भी इत्तेफाक नहीं करता कि ज़रूरी नहीं कि उसका क्रिकेट से ही ताल्लुक़ है। मैं ये कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं वो क्रिकेटर ही हो, उसने ख़ुद आला दर्जे की क्रिकेट खेली हो, लेकिन क्रिकेट से इतना तो ताल्लुक़ होना चाहिए कि उसको क्रिकेट की कोई समझ बूझ हो। बल्कि मज़ीद इसको मैं बेहतर बना के ये कह सकता हूँ कि उसको क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का तजर्बा हो। अगर क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का तजर्बा नहीं है तो कम से कम स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन का ही तजर्बा हो। मसलन उसमें बड़ी शानदार मिसाल है एयर मार्शल नूर खान की। उनको क्रिकेट से कुछ ख़ास ताल्लुक़ नहीं था, वो बुनियादी तौर पे हॉकी से वाबस्ता रहे थे, फिर स्क्वाश से वाबस्ता रहे थे, लेकिन एक अच्छे मुंतज़िम थे, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, इसलिए उन्होंने क्रिकेट को भी बड़ा अच्छा चलाया। तो मेरी बात ये है कि ये कहना कि जी क्रिकेटर ही होना चाहिए, अगर ये दलील मान ली जाए तो फिर तमाम दुनिया के क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान जो हैं वो साबका खिलाड़ी होने चाहिए। अब मसलन वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट जो है बड़ी मुश्किलों का शिकार है। ओ भाई, वहाँ पे तो दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर मौजूद हैं, सर विवियन रिचर्ड्स मौजूद हैं और अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, तो वो क्यों नहीं सरबराह उनको बना देते और काम अपना चला देते। इसी तरह दूसरे जो ममालिक हैं, इंग्लैंड है जो यानी फाउंडिंग कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया है, उसमें कभी भी नहीं हुआ कि इस बुनियाद पे किसी को सरबराह बनाया जाए कि वो क्रिकेटर है। उनका एक पूरा एक
निज़ाम है जिसमें आप पहले किसी क्लब से वाबस्ता होते हैं, वहाँ से आप एडमिनिस्ट्रेशन सीखते हैं, फिर आप काउंटी क्रिकेट से वाबस्ता होते हैं, वहाँ से मज़ीद तजुर्बा हासिल करते हैं, फिर आप कौमी सतह पे आते हैं और वहाँ पे होता कोई ना कोई संभाल लेते हैं। यही काम ऑस्ट्रेलिया में होता है। इस वक्त तमाम दुनिया में एक हिंदुस्तान है जिसमें एक साबका खिलाड़ी जो है उसका सरबराह है, लेकिन अक्सर लोग ये जानने की कोशिश नहीं करते कि वो किन हालात में सरबराह बना है। वो पहले आया था, वो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल से वाबस्ता हुआ, वहाँ उनका सरबराह बना और उनका रोटेशन सिस्टम है। मुख्तलिफ जो स्टेट्स हैं या सूबे हैं उनके सरबराह वो क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बना, इस तरह बना है। ठीक हो गया। खालिद महमूद साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक़ सरबराह, साबिक़ मैनेजर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो सियासी सतह पर हलचल हुई और उसके नतीजे में जो तब्दीली हुकूमत की सतह पर मंजर आम पर आई है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या उसकी तब्दीली के असरात हमें दिखाई देंगे, इस पर हम बात कर रहे हैं खालिद महमूद साहब से। मज़ीद गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर चलेंगे लाहौर। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक़ सरबराह खालिद महमूद साहब। आपसे कई बार मैच फिक्सिंग के हवाले से बात हुई है, जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल कय्यूम रिपोर्ट के हवाले से बात हुई है, 1999 वर्ल्ड कप फाइनल के हवाले से आपसे बात हुई, लेकिन इमरान खान साहब पाकिस्तान के एक साबिक़ कप्तान और बड़े क्रिकेटर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग ये सवाल करते हैं कि एक जगह कि इमरान खान साहब जो हैं करप्शन की बात करते हैं, करप्शन में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बात करते हैं, सियासत में वो कहते हैं ऐसे लोगों की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन जब खेल की बात होती है तो खालिद महमूद साहब मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि वो लोग जो कि जस्टिस अब्दुल कय्यूम रिपोर्ट में नामज़द हुए, जिनको जुर्माने हुए, जिनको सज़ाएँ हुई, वही लोग इमरान खान साहब के इर्द गिर्द दिखाई देते हैं। क्या ये खुला तज़ाद नहीं है? देखिए, उनकी बात में तो खुला तज़ाद है, लेकिन उनकी अमली जो इक़दामात हैं या जो कुछ उन्होंने किया है, ना सियासत में कोई ऐसी मिसाल कायम किया उन्होंने, ना क्रिकेट में कायम किया। सियासत में आप देखें जिन लोगों को वो बुरा भला कहते थे उन्हीं को कॉम्प्रोमाइज़ करके ना सिर्फ उन्होंने अपना साथ मिलाया, उनको अपनी हुकूमत का हिस्सा बनाया, बल्कि अब तो उन पर और फरेफ्ता होते नज़र आ रहे हैं सियासत में। और यही मामला क्रिकेट में है। किसी वक्त भी वो खिलाड़ी जिनको आप कह सकते हैं मुलव्वस थे या टेंटेड समझे गए, मलिक कय्यूम साहब से बाद में भी मेरी बात हुई थी और मैंने उन्हें कहा था कि आपने इनको कुछ ज़्यादा सख्त सज़ाएँ क्यों नहीं सुनाई, सिर्फ कुछ जुर्माने और ये कहा कि इनको कलीदी असामियों से, अहम मुद्दों से अलहदा रखा जाए। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल तैयार था ये करने के लिए, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि वो जो लेवल ऑफ एविडेंस है, जो शहादत जो मतलूब होती है, जिसके ज़ोर पे किसी पे सख्त सज़ा सुना सकते हैं, वो शहादत नहीं आई थी। इस तरह की थी सर्कमस्टांशियल एविडेंस थी जिसकी बुनियाद पे मैंने वो सिफारिश की, लेकिन वो बदकिस्मती की बात है उस सिफारिश पे अमल भी नहीं हो सका। और जो आप कह रहे हैं इमरान खान साहब के बारे में, वो तो उनके पसंदीदा उनमें लोग शामिल हैं, उनके साथ उसी तरह मिलते हैं। और आपने गौर किया होगा कि उन्होंने इस मौजू पे कभी लब नहीं खोले, कभी एक बात तक नहीं की कि ये चीज़ हुई, ख़राब हुई, नहीं होनी चाहिए थी। तो इसलिए वो महल जो उनको पसंद आए उनके बारे में वो कुछ नहीं कहते। ठीक हो गया खालिद साहब। एक बार फिर मैं मूव करूंगा रमीज़ हसन राजा साहब की तरफ। 13 सितंबर को एहसान मानी की जगह वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बने और इसके बाद मीडिया के सामने आए तो सबसे पहले उन्होंने दावा किया कि वो यहाँ काम करने के लिए आए हैं, गालियाँ खाने के लिए नहीं आए हैं। उन पर तनकीद होगी तो वो उसका भरपूर जवाब भी देंगे। उन्होंने कहा क्या था, मैं आपको दिखाता है। क्रिटिसिज्म करना बड़ी आसान चीज़ होती है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप जो है वो समझे कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। मैं यहाँ पे देखें हरगिज़ गालियाँ खाने नहीं आया हूँ, क्योंकि मेरा और मेरे भाई के नाम पे यहाँ पे कदाफ़ी स्टेडियम में एक एनक्लोजर है। सो कुछ करके आया हूँ मैं यहाँ पे और किसी वजह से यहाँ पे मुझे लाया गया है। सो बिल्कुल सर आंखों पे आपके सजेशंस, मगर जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट मैं यहाँ पे क्रिटिसिज्म ना सुनूंगा और उसका जवाब भी मिलेगा आपको इंशाल्लाह, और अच्छा मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव मिलेगा। मेरा मतलब कहने का ये, मैं कोई थ्रेट परसेप्शन नहीं क्रिएट कर रहा हूँ। तो सुना आपने खालिद महमूद साहब। रमीज़ हसन राजा के बारे में आप क्या कहेंगे? आपने कई क्रिकेट बोर्ड के सरबराहों को देखा है, 20 साल से
जायद हो गए हैं आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सदारत छोड़े हुए, लेकिन क्रिकेट मामलात में अभी आपकी खासी गहरी निगाह है। रमीज़ हसन राजा साहब को आप किस तरह देख रहे हैं? इमरान खान साहब की जितनी क़ुर्बत रही और एहसान मानी को तब्दील करके रमीज़ हसन राजा को क्रिकेट बोर्ड का सरबरा बनाया गया, आप उनके ऊपर एक साबिक़ सरबरा की हैसियत से क्या तबसरा करेंगे? तबसरा करना या बहुत आसान है, लेकिन इसमें मेरी एक मुश्किल है इस तबसरे में। वो ये है कि रमीज़ राजा मेरे साथ उन तीनों टीमों का हिस्सा थे जो मैं मैनेज करने के लिए गया था। एक इंग्लैंड में 92 में, उसके बाद जनूबी अफ्रीका में, वो पहला हमारा टूर था। कोई पाकिस्तान टीम उससे पहले जनूबी अफ्रीका नहीं गई थी, और फिर तीसरा वेस्ट इंडीज़ का। तीनों में वो शामिल थे। एक बात मैं, वो पता नहीं है सुने या ना सुने, है मुझे इससे गरज नहीं है, वो मेरी तीनों टीमों में जो बेहतरीन रवैये वाले खिलाड़ी थे वो ये थे। यानी हमेशा कवायद का ख्याल रखना, जो मैनेजमेंट की तरफ से हदायत दी जाती थी उनका ध्यान रखना, कभी उनको मीडिया के सामने लाने की ज़रूरत होती तो उनकी बड़ी अच्छी गुफ्तगू होती थी। तो उसकी बुनियाद पे आप जानते हैं कि मैनेजर का और खिलाड़ी का एक ज़ाती रिश्ता और ताल्लुक़ भी बन जाता है। अब ज़ाहिर है मेरी उस वक्त भी सीनियर पोजीशन थी, बाद में जब मैं चेयरमैन हुआ उस वक्त भी सीनियर पोजीशन थी। तो अपना एक, आप यूँ कह लें कि एक जूनियर कोलीग के बारे में तबसरा करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपकी खातिर 2-4 बातें कर लेता हूँ। वो आए हैं, न्यूजीलैंड का पहला इनके ज़माने में एपिसोड हुआ है और उसमें मैंने खुल के बड़ी बात की थी, और मैंने ये बात की थी कि न्यूजीलैंड ने जो कुछ हमारे साथ मामला किया है उसका उनको तसल्ली बख्श तरीके से उनके साथ मामला नहीं किया गया। और मैंने मसलन कहा था कि फ़ौरी तौर पे आईसीसी के कवानीन इजाज़त देते हैं कि आप एक फ़ौरी आईसीसी का इजलास बुला सकते हैं। अगर 10 में से 5 फुल मेंबर मिल के ये तजवीज़ दें तो इजलास हो सकता है। उसमें आप न्यूजीलैंड को कटहरे में लाएं, उनसे पूछें कि आप इतने दिन हमारे पास रहे, आपको सिक्योरिटी में ख़राबी नज़र नहीं आई तो आप एकदम उठ के भाग गए, ये सुनी सुनाई बात पे, और फिर उनसे माफ़ी का मुतालबा किया जाए और मज़ीद बात। वो नई चीज़ें हुई, मैं उसकी उस हैंडलिंग से बिल्कुल खुश नहीं था। उसके बाद ये जो भी बाद में चीज़ें हो रही हैं, पीसीएल हुआ है वो ठीक है, अच्छा टूर्नामेंट हुआ है, फिर ऑस्ट्रेलिया का आ जाना और उनके भी मामला, टेस्ट सीरीज़ हम हारे हैं, 12 वनडे हम जीते हैं। तो अभी मेरा ख़्याल है कि ज़रा बहुत ही जल्दी है कि उनके दौरे सदारत पे कोई फ़ैसला सुना दिया जाए। खालिद महमूद साहब, आपको क्या लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक तवील इनिंग्स खेली है जाकिर खान साहब ने, और क्रिकेट बोर्ड में जाकिर खान साहब की मौजूदगी कहीं ना कहीं इमरान खान साहब के खौफ, इमरान खान साहब के रुतबे की वजह से उनकी मौजूदगी का सबब बनी है? कोई माने या ना माने, लेकिन आपको लगता है कि इमरान खान साहब नहीं रहे तो जाकिर खान साहब, रमीज़ हसन राजा साहब और हम ख्याल लोगों के लिए क्रिकेट बोर्ड के दरवाजे बंद हो जाएंगे, रास्ते जो हैं वो नाहमवार हो जाएंगे? जाकिर खान के बारे में आपका जो शक है, मेरा ख्याल है वो बिल्कुल दुरुस्त बात है, क्योंकि वो क्रिकेट बोर्ड में जब आए थे, मुझे याद पड़ता है, उसमें भी उनकी हमायत का कुछ ना कुछ असर था। फिर जिस अंदाज में वो क्रिकेट बोर्ड में ठहरे रहे, रुके रहे, उसमें भी यकीनन उनके पुश्त पनाही शामिल थी। तो जाकिर के ताल्लुकात आपको पता है कि हमारे वज़ीर आज़म के साथ काफ़ी मजबूत हैं, वरना इतना लंबा अरसा क्रिकेट बोर्ड में ठहरना कोई आसान काम नहीं जितना अरसा ठहरे। उनकी कारकर्दगी क्या है, सच्ची बात पूछें तो मैं ज़ाती तौर पे कभी जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि 1-2 हमारे जो साबका चेयरमैन थे वो इसके बारे में कुछ ज़्यादा मुतमईन नहीं थे, और मैंने यही उनसे कहा था कि अगर ऐसी बात है तो आप उनका मुतबादल तलाश कर लें। तो वो मुस्करा के बताने लगे कि अगर आप होंगे तो आपको पता लगेगा कि इनको निकालना कितना मुश्किल है। तो इस हद तक मैं सिर्फ जानता हूँ। बाकी दूसरे जो लोग हैं, आपने मौजूदा चेयरमैन के बारे में भी पूछा, तो ये बात तो रवायत हमारी चलती आई है कि अगर दौर बदलता है, अगर हुक्मरान बदलता है, सरपरस्त बदलता है, उसके बाद साथ ही चेयरमैन भी बदल जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा सिर्फ इस तरह होना चाहिए कि अगर उस चेयरमैन की कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं है फिर तो तब्दील कर दिया जाए, वरना चलने देना चाहिए। चले, आखिरी 1-2 सवाल खालिद महमूद साहब आपके सामने रखूँगा। खालिद महमूद साहब, आपको लगता है रमीज़ हसन राजा साहब अगर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ना रहे तो क्या एक बार फिर वो कमेंट्री कर सकेंगे, या आने वाला चेयरमैन उनसे ये हक भी छीन लेगा
कि वो कमेंट्री बॉक्स में एक कमेंटेटर की हैसियत से खिदमत अंजाम दें? नहीं, चेयरमैन का तो कमेंट्री से बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं होता। फ़र्ज़ कीजिए उनका किसी गैर मुल्की जो नशरियाती कंपनी से मुआहदा हो जाएगा तो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन क्या कर सकेगा? वो तो अपनी मेरिट पे अगर कमेंट्री के लिए बुलाए जाते हैं तो वो ज़रूर करेंगे। आप जानते ही हैं कि हमारे और दूसरे भी ऐसे लोग हैं जिनके पीछे कोई ना कोई कुव्वतें होती हैं जो कमेंट्री टीम का हिस्सा होते हैं। तो रमीज़ राजा तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि इतने अरसे से कमेंट्री कर रहे हैं कि अगर इस ओहदे पे वो नहीं रहते तो कोई ना कोई नशरियाती अदारा ज़रूर उनको पेशकश करेगा। तो अब आपको क्या लग रहा है खालिद महमूद साहब, हुकूमत की तब्दीली की बड़ी बाज़गश्त है, आपको क्या लगता है कि पुराने मामलात बहाल हो जाएंगे? और अगर ऐसा हुआ तो आपको लगता है कि कोई पुराना नाम एक बार फिर क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की दौड़ में शामिल हो जाएगा? आपको लगता है कि नया क्रिकेट बोर्ड का सरबराह जो है वो कोई पुराना नाम होगा, क्रिकेट का साबिक सरबराह होगा? अगर आप पुराने नाम जो शामिल हो रहे हैं उनका मुझ पर भी जाहिर कर दें तो फिर मैं मज़ीद। खालिद महमूद साहब, नजम अजीज सेठी फ्रंट रनर कहे जा रहे हैं। नजम सेठी साहब के बारे में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उनके मौजूदा जो उनके यानी साबका वो जो हुक्मरान थे जिन्होंने उनको बनाया था, उनके साथ मामलात बहुत अच्छे हैं और मेरा ख़्याल है वो ख्वाहिशमंद भी हैं वापस आने के, क्योंकि जब उनको छोड़ना पड़ा था उस वक्त भी वो मेरा उनसे रब्ता था, वो मशवरा करते थे और मेरा मशवरा उनको यही था कि चूँकि वो अब आपको नहीं चाहते जो नए हुक्मरान आए हैं तो इज़्ज़त इसी में है कि आप बड़ी आबरूमंदाना तरीके से सलाम करें और निकल जाएं। तो उन्होंने वही किया और इसी वजह से मेरा ख़्याल है कि मामला ज़्यादा खुले नहीं हैं। तो उनका है राब्ता, और अगर सूरत हाल ये हुई कि चाहे अदम एतमाद का सिलसिला शुरू होने के नतीजे में लाहौर के जो सियासी ग्रुप है बड़ा, उनका नुमाइंदा कोई वज़ीर आज़म बनता है या इलेक्शन हो जाने की शक्ल में उनकी तरफ से आना है, तो वो ख्वाहिशमंद भी होंगे। और अगर वो ख्वाहिशमंद होंगे तो मैं आपको हतमी तौर पे बता सकता हूँ कि उनको कामयाबी भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबराह खालिद महमूद साहब, हमें वक्त देने के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मामलात हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हुकूमत की तब्दीली, क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की तब्दीली का पेश ख़ैमा साबित होती रही है माजी में, और क्या इस बार भी ऐसा ही होने जा रहा है? खालिद महमूद साहब की राय आपने सुनी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस लौटेंगे तो कौमी खेल हॉकी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान हॉकी टीम के फॉर्मर कैप्टन और कौमी सिलेक्शन कमेटी के सरबराह ओलंपियन मंजूर जूनियर साहब। साल 2022 पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए इंतहाई अहम साल है। इंडोनेशिया में पाकिस्तान हॉकी टीम एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट खेलने के लिए जा रही है और ये टूर्नामेंट वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड भी है। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान हॉकी टीम जनाब यूरोप के दौरे पर रवाना हो रही है और 22 अप्रैल से 6 मई तक पाकिस्तान हॉकी टीम स्पेन, बेल्जियम, फ्रांस और हॉलैंड में मुकाबलों में हिस्सा लेगी। और इस दौरे को पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने एशिया कप के हवाले से जो है वो इंतहाई अहम करार दिया है, जो कि इंडोनेशिया में मुनक्किद होगा 23 मई से 1 जून तक। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जो सिलेक्शन कमेटी है, जिसके सरबराह पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट टीम के कप्तान ओलंपियन मंजूर जूनियर है, जो कि 6 रुकनी सिलेक्शन कमेटी के सरबराह हैं। इत्तलात आ रही हैं कि जो टीम इस वक्त मुंतखब होने जा रही है उसमें सिलेक्शन कमेटी की जो है वो बात को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जा रही है। इस हवाले से जब हमने बात की पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सरबराह ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोखर साहब से, तो उनका कहना यह था कि ओलंपियन मंजूर जूनियर इंतहाई पाए के खिलाड़ी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में उनका एक बड़ा नाम है और मैंने उनको और पाकिस्तान हॉकी टीम के जो नए कोच हैं एक्मैन, उनको बुलाकर बिल्कुल बात की और उनसे पूछा है कि जनाब अगर आपको कोई मसाइल हैं तो बिल्कुल आप लोग आपस में बैठ कर इन चीज़ों को हल करें। लेकिन दूसरी तरफ इत्तलात आ रही हैं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी ओलंपियन आसिफ बाजवा और पाकिस्तान हॉकी टीम के मैनेजर ओलंपियन ख्वाजा जुनैद की जो राय है वो सिलेक्शन में सिलेक्शन कमेटी से ज़्यादा मौजूद है।
नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में 25 खिलाड़ियों का तरबियती कैंप इस वक्त जारी है और इस कैंप के ज़रिए ही उस टीम का इंतखाब किया जाएगा जो कि दौरा यूरोप और एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के लिए मुंतखब होगी। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के फॉर्मर कैप्टन, कौमी सिलेक्शन कमेटी के सरबराह, ओलंपियन मंजूर जूनियर साहब। खुशामदीद कहेंगे मंजूर जूनियर साहब आपको। और सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान हॉकी टीम एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी खेल कर आई है बांग्लादेश में और पाकिस्तान हॉकी टीम जो है वो 6 टीमों में 5वें नंबर पर रही इस टूर्नामेंट में। ओवरऑल आप इस टीम की कारकर्दगी से किस हद तक मुतमईन है? जी यैया भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने कॉल की है। जी मंजूर साहब, सबसे पहले बात तो यह है कि पिछले 2 टूर्नामेंट, एक जूनियर टूर्नामेंट हुआ है जो जूनियर वर्ल्ड कप, उसमें हमारी टीम वहाँ गई इंडिया में, और उसके बाद सीनियर टीम जो है वो ढाका में खेलने के लिए गई थी एशियन ट्रॉफी। ढाका में जो एशियन ट्रॉफी हुई है उसके अंदर जो हमारी परफॉर्मेंस है वो सबके सामने है, क्योंकि मैच जो है वो सारे टेलीकास्ट हुए, तकरीबन मोस्टली लोगों ने देखे। और जहाँ तक टीम की परफॉर्मेंस का तल्लुक है, टीम जो है हमें जो हमारा पैरामीटर हमने सोचा हुआ पिछले 2 साल से कि हमने टीम को किसी मुकाम पे लेके जाना है, तो उसके लिए हमें कौन कौन से चैलेंज से गुजरना पड़ेगा। तो उसका सबसे पहला टूर्नामेंट था जो अभी ढाका में हुआ है। तो ये एक्सपेरिमेंटल टूर्नामेंट था और हमारा स्टेज भी था इसके ऊपर कि जो हमारी खिलाड़ी हैं, हमारी जो टीम है वो लास्ट टूर्नामेंट में हमने जो बड़ा खेला है, 2 मैच खेले हैं हॉलैंड में, तो 2 साल के बाद ये पहला बड़ा इवेंट था जो हमने खेलना जाना था। उसमें जो टीम की परफॉर्मेंस ओवरऑल देखें कि जो लड़के हमने फॉरवर्ड लाइन में लिए, नए लड़के थे जिसमें रजाक था और अफराज लड़का था, नदीम था, ये लड़के थे, 3-4 लड़के थे जिन्होंने बड़ा अच्छा प्ले किया। लेकिन जो क्वेश्चन मार्क आया हमारे ऊपर सबसे बड़ा, वो हमारी डिफेंस के ऊपर आया और गोलकीपर के ऊपर आया। अब बात यह है कि जब आपकी डिफेंस और गोलकीपर जब आपके साथ बिहेव नहीं करेगा तो फिर जीतने के इम्कानात जो है ना बड़े कम हो जाते हैं। आप देखें कि आपके जो मैच हैं कोरिया के साथ, आपका मैच इंडिया के साथ है, बड़ा टाई मैच हुआ, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ है कि वो आपके यानी 1 मिनट में 2-2, 3-3 गोल आपके खिलाफ हुए हैं, पेनल्टी कॉर्नर में या मिडफील्ड गोल में हुए हैं, और इसी तरह डिफेंडर भी आपके सारे बीट होते रहे। तो डिफेंस आपकी जो है डीप डिफेंस और मिडफील्डर और गोलकीपर, ये क्रोनिक ऐसी एक चीज जो है सामने आई जिसके ऊपर हमें जो है शिकस्त खानी पड़ी। टीम को इस तरह की शिकस्त जो है ना मेरे लिए तो नाकाबिले कबूल है कि 2 मिनट के अंदर या 1 मिनट के अंदर 3-3 गोल पाकिस्तान के खिलाफ हो जाएं, वो भी पेनल्टी कॉर्नर के कन्वर्शन के ऊपर। और वही लड़के पुराने हमारे खेलने वाले हैं, वही डिफेंस करने वाले हैं। तो मेरी समझ से बात अर्थ है कि अगर हम पेनल्टी कॉर्नर कर नहीं सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन कन्वर्शन में तो हमें कोई ऐसा चीज हासिल करनी चाहिए ना जिसपे हम लोग डिफेंस तो कर सकें प्रॉपरली। ओलंपियन मंजूर जूनियर साहब, ये 2022 है और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने लाखों रुपए तनख्वाह पर एक्मैन की खिदमत हासिल की हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि आपकी सरबराही में जो आधे दर्जन अफराद पर मुश्तमिल कौमी सिलेक्शन कमेटी है हॉकी की, जिसमें ओलंपियन कलीमुल्ला शामिल है, ओलंपियन वसीम फ़िरोज़ हैं, ओलंपियन नासिर अली हैं, ओलंपियन अयाज़ महमूद हैं, ओलंपियन खालिद हमीद साहब मौजूद हैं। आप लोगों को सिर्फ 7,000 रुपये यौमिया दिए जाते हैं और वो उस वक्त जब आप लोग टीम का इंतखाब करने के लिए आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो हकीकत है, इसको आप माने कि अगर टीम हारी है तो आपकी टीम के जो मैनेजर हैं ओलंपियन ख्वाजा जुनैद साहब, वो कह रहे हैं कि जी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हम कोई टूर्नामेंट खेलने के लिए गए थे, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की मनसूबा बख्ती जिसकी वजह से हमें जगहसाई का सामना करना पड़ा, हमारे गोलकीपर्स के वीज़े ही नहीं लगे हुए थे, फिर आखिरी लम्हे पर गोलकीपर जो है मज़हर को हमने मुंतखब किया, उनको हमने सारे मैच खिलाए। लेकिन अब जब हम यूरोप जा रहे हैं, अब हम जब एशिया कप खेलने के लिए जा रहे हैं, तो सारी टीम वही है, सिर्फ मज़हर नहीं है। तो आप इस पर क्या कहेंगे कि सिर्फ मज़हर की वजह से हम हारे? नहीं, आप अकेले मज़हर को तो आप ब्लेम नहीं दे सकते। मैंने तो आपको कहा कि डीप डिफेंस और मिडफील्ड ये सारे बीच में है। अगर मज़हर जितना जिम्मेदार है उतने वो डीप डिफेंस वाले भी हैं। देखें ना कि मज़हर सबसे लास्ट पर्सन है,
उससे पहले आपके डीप डिफेंस आती है, फिर मिडफील्डर आते हैं। ये इनसे हो के बाद मदर के पास गया ना, आप उसको नहीं किले को कैसे दीजिए कि वो जिम्मेदार है। मैंने तो लेकिन ओलंपियन मंजूर जूनियर साहब, सारा शिकस्त का जो मलबा है, हार जो है वो तो मजहर को पहना दिया गया। हालांकि आप कह रहे हैं कि आखिरी टाइम पे उनके पास गेंद जाती है, सिर्फ वही ड्रॉप हुए, बाकी तो सारे वही लड़के। नहीं ये भाई देखिए मेरी बात सुने, ये जो मलबे वाली जो बात है ना, वो मलबा, पहली बात ये है कि मेरी जो हमने जो हॉकी खेली है, जो देखी है, जब आपकी टीम बाहर से टूर्नामेंट खेल के आती है, एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है जो टीम का कोच और मैनेजर जो है ना, वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर को भेजते हैं कि जी ये टूर्नामेंट खेले हैं, ये लड़कों की परफॉर्मेंस है। और वो सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है, उसकी जो कॉपी है या वो मशावरत करते हैं, बुलाते हैं अपने पास चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी को, सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान को। लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं हुई जिसके ऊपर मैं आपको कोई कमेंट करूं कि जिसकी टीम की परफॉर्मेंस क्या थी या जो लड़के खेले हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या थी। मैं तो खुद परेशान इस चीज से कि जब एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है इस चीज का, ये चीजें जो है ना चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी के पास आनी चाहिए कि जी एक टूर्नामेंट खेलने, ये लड़कों की परफॉर्मेंस है। आप खुद तो जज नहीं करते ना ही आपको करना चाहिए। देखिए ना, अगर आपने किसी बंदे को जिबा करना है या कत्ल करना है तो आप किसी के साथ मिलाएं तो सही कि जी भैया ये बंदा, अगर गोल मजर की बात करते हैं आप कि मजर जो है इसने ये किया है वो किया है, तो आप हमें कायल करें कि मजर के साथ फिर हम हमसे बैठ के बात करें जी कि मजर के साथ वो वीडियो निकालें, सारी मैसेज निकालें कि मजर कितना जिम्मेदार है। मैं मजर को जिम्मेदार नहीं ठहराता इस मामले में। जब आपने उसको बुलाया, बुला के उसको टूर्नामेंट खिलाया, अभी फिर आपको दोबारा कैंप में बुलाया, तो अगर आप 25 बंदे जा रहे हैं तो 25 बंदे में उसको भी जो होना चाहिए ना, वो एक सीजन वाला बंदा है। तो ओलंपियन मंजूर जूनियर साहब, आप मेरे साथ रावलपिंडी में मौजूद थे, माड़ी पेट्रोलियम का टूर्नामेंट था और वो गोलकीपर जो पाकिस्तान हॉकी टीम का रिजर्व गोलकीपर था, वो माड़ी पेट्रोलियम की टीम में शामिल नहीं था, बेंच पे बैठा हुआ था। और आपने सेकंड हाफ में कहा कि भाई इसको खिलाओ, इसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, 6 रुकनी सिलेक्शन कमेटी है, एक से बड़ा एक बड़ा नाम है, लेकिन इत्तलात ये है कि आप लोगों को बाईपास किया जा रहा है और सेक्रेटरी ओलंपियन आसिफ बाजवा और मैनेजर ओलंपियन ख्वाजा जुनैद साहब अपनी चला रहे हैं। देखिए ये भैया, ये जो आपके पास इंफॉर्मेशन है ना, मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ कि आपकी असेसमेंट जो है ना उसको मैं किस तरह एंटरटेन करूँ। बात ये है कि सिलेक्शन कमेटी ने टीम सेलेक्ट करनी होती है, बंदे सेलेक्ट करने होते हैं, कैंप ज्वाइन करना होता है, लेकिन आगे जो हमने जिसको देनी है उनका किरदार, जिनके पास महीना 2 महीने टीम रहनी है, उन्होंने उसके साथ क्या किया उन लोगों के साथ। आप उसमें ब्लेम आप सिलेक्शन कमेटी को नहीं देंगे ना। सिलेक्शन कमेटी आपको ये कह रही है कि यार ये बंदा हमने सेलेक्ट किया हुआ है, इसको क्यों नहीं खिला रहे आप, जब वो एक कैंप में बंदा है। प्रॉब्लम ये है ना कि जो बेंच में लोग बैठे हुए हैं उनकी अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग है। मैं हैरान परेशान होता हूँ कि अगर इस तरह के जो एटीट्यूड अगर होगा तो फिर पाकिस्तान की हॉकी जो है, ये डिपार्टमेंट की हॉकी या कहाँ जाएगी, वो सर्वाइव नहीं करेगी। तो ये चीजें जो ना ये बंद होनी चाहिए, ये वाली लाइकिंग डिसलाइकिंग वाली। तो ओलंपियन मंजूर जूनियर साहब, पाकिस्तान हॉकी के बड़े नाम ओलंपियन नासिर अली जो सियोल 88 में पाकिस्तान टीम के कैप्टन थे, आप 84 लॉस एंजलिस में कप्तान थे, ओलंपियन कलीमुल्ला, ओलंपियन खालिद हमीद, ओलंपियन वसीम फ़िरोज़ साहब, ओलंपियन अयाज़ महमूद साहब जिनको हम अयाज़ी के नाम से जानते हैं, वो कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी की मसनद पर भी बुरा जमान रहे। तो अब जो आपने ये 25 रुकनी टीम है, मैं क्या उम्मीद रखूं इस टीम से कि आप यूरोप टीम जा रही है, एशिया कप में ये टीम जा रही है, सिर्फ एक एक्मैन के आने से ये टीम जीतने लगेगी, या आपको लगता है कि भाई हमें अपना घर दुरुस्त करने की ज़रूरत है? नहीं, मैं इससे मैं इत्तेफाक नहीं करता। टीम प्ले करनी है खिलाड़ियों ने, अगर खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करेंगे, एक्मैन के अलावा कोई भी होगा तो कुछ नहीं कर सकेगा। बात यह है कि जो कैपेबिलिटी है लड़कों की, हमारी टीमें जो है ना, जो मादी की वाली टीमें है ना, वो अपनी फिजिकल फिटनेस के ऊपर, अपनी इंड्योरेंस के ऊपर, अपनी स्किल के ऊपर खेलती थी। अभी मैं पूरे पाकिस्तान में हमने हंटिंग की हुई है और मुझे थोड़ा सा यहाँ पे, मुझे जारी बात है कि मैं चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी हूँ, मुझे जवाब देना भी है, मैंने अवाम को भी फेस करना है। लेकिन मैं इस नतीजे पे हूँ कि अभी जो टीम जा रही है 25 लोगों की और यूरोप में खेलने के लिए जा रही है, इसके ऊपर मैंने अपनी कुछ रिजर्वेशन जो है वो एक्मैन को दे दी है कि ये इसलिए दी है कि जो बंदा इतना पैसा ले रहा है और उसका एक थीम है, उसका एक टारगेट है, मैं एज ए चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी उसके काम में खलल डालूंगा
तो वो कह दीजिए मैं पिछले 2 माह से 3 माह से टीम के साथ एसोसिएट हूँ, मैंने अपना एक प्लान किया हुआ है। आप चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी ने मेरा प्लान खराब कर दिया, मैंने तो ये कर देना था, मैंने तो ये कर दिया है, इसलिए मैं खामोश हमने दी है कि ये यूरोप टूर करके आए और अपने एक फॉर्मेशन बनाए जो उन्होंने एशिया कप खिलाना है। ये तो आपका बड़ापन है ओलंपियन मंजूर जूनियर साहब के पाकिस्तान हॉकी के लिए, और एक सिस्टम के लिए आप काम कर रहे हैं और आप पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जो हिदायत हैं उस पर अमल कर रहे हैं और आप हेड कोच चैकमैन के साथ मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि एक तरफ हम लाखों रुपए पाकिस्तान हॉकी टीम के गैर मुल्की कोच पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि जनाब माली अखराजात कैसे यूरोप के दौरे के पूरे होंगे, और आपको नहीं लगता कि जो आपकी 6 रुकनी सिलेक्शन कमेटी है उनके अरकान को यूरोप का दौरा करना चाहिए? देखिए, अगर 25 बंदों का जो जा रहा है ना वहाँ पे, तो वो एक मैन पे नहीं छोड़ना चाहिए, उसमें कम से कम 3 सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान में होने चाहिए। तो जा रहे हैं सर? अभी सवालिया निशान है। अच्छा, आपने ये सजेशन दी है? नहीं, सजेशन नहीं, जो देखे ना, जब ये आप 25 बंदे प्रपोज कर रहे हैं तो जो वहाँ पे मैनेजमेंट बैठी है उसको तो जारी पता नहीं चाहिए कि उसको कौन देखेगा वहाँ पे। आप इसमें कोच पे नहीं छोड़ सकते, आप टीम मैनेजर पे नहीं छोड़ सकते, और कोई ऐसे 2-3 बंदे होने चाहिए जो वहाँ पे जाके ऑब्जर्व करें और अपनी देखें। वो जो लोग हैं, हम लोग अगर आपकी फेडरेशन के साथ लगे हैं इसलिए लगे हैं कि हमने पाकिस्तान हॉकी को बचाना है और पाकिस्तान हॉकी को कहीं लेके जाना है। हमने डमी होकर नहीं जाना, अगर डमी होना तो फायदा कोई नहीं इसका यहाँ पे बैठने का। अगर हम पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने जो कोच हायर किया है तो वो उसको जो पैसे मिल रहे हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए कम से कम 2 या 3 प्लेयर हमारे जरूर साथ जाने चाहिए और मेरे हिसाब से जाने चाहिए। अभी तक मुझे सिर्फ अकेले को एक मैसेज है ब्रिगेड साहब की तरफ से, लेकिन बात यह है कि एक बंदा जो है ना वो मेरी अपनी कोई फैमिली कमिटमेंट है, रमज़ान है, और दूसरा ये है कि आपको पता है कि रिसेंटली मेरी मिसेज की डेथ हुई है, तो मेरी कुछ फैमिली कमिटमेंट है जो मैं शायद वो अच्छी तरह आपको डिटेल में नहीं। अच्छा, जाते मंजूर जूनियर साहब ये बता दीजिए मुझे कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो सेक्रेटरी ओलंपियन आसिफ बाजवा, ये बात ठीक है कि वो आपके घर आए थे कि आप सिलेक्शन कमेटी की जिम्मेदारियां संभालें और आप जो है पाकिस्तान हॉकी के वसीतर मुफाद में जो है वो ये काम करने पर रजामंद हुए, लेकिन अब आप ज़्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहे अपनी गुफ्तगू से, तो यही अंदाज़ा कर रहा हूँ मैं। रजा भाई, यही भाई बात ये है कि जब मैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ज्वाइन किया, मैंने ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोकर ने ब्रिगेडियर साहब ने मुझे खुला फ्री हैंड दे दिया और साथ कहा जी कि जो आपकी पसंद की टीम है वो आप ले लें। ठीक। अब मैं ये आपसे मेरा एक सवाल ये है कि जब ये इतने खिलाड़ी जो हैं ये हंटिंग करके आपको 30-35 बंदे आपको दे रहे हैं, लेकिन जिनको दे रहे हैं आप उनका कैपेबिलिटी देखें ना आप उनकी कि वो उन लड़कों के साथ क्या कर रहे हैं। मैंने अगर वो यहिया हुसैनी को पसंद किया है, एक्सेप्ट किया है, तो मेरे ज़हन में है कि यहिया हुसैनी जो है ना वो एक कैलिबर वाला आदमी है, लेकिन मैं जब किसी बंदे को दे रहा हूँ आगे तो उसको जो उन्होंने ट्रेन करना है या कोचिंग करनी है, जो उसको सिखाना है या उसके अंदर जो कमी पेशी है वो पूरी करनी है, तो वो अगर वो उस तरह वो फिल नहीं करते तो फिर आप सिलेक्शन कमेटी को नहीं ना कहें आपके जी कि ये फिर ये वो टीम मैनेजमेंट के ऊपर है कि वो उसको किस तरह एंटरटेन करते हैं, वो खिलाड़ी को किस तरह करते हैं। यही टीम आप किसी दूसरे बंदे को दे दें, मेरा ख्याल है वो आपको ज्यादा बेहतर परफॉर्म करके देगा। बात यह है कि देखें, हमने जो बेस्ट पॉसिबल जो स्लॉट है पाकिस्तान के अंदर से वो निकाल के दे दिए इनको। अब ये टीम जो है वो 1 महीना 2 महीने 3 महीने 2 साल से 1 या 2 बंदों के पास है या कोच के पास है, पूरी सेटअप के पास है। अब उनकी परफॉर्मेंस मैं खिलाड़ियों को बता जाऊंगा, आपने वो सारी चीज देखने का कोई बंदा आपके म्यार पे नहीं पूरा उतर रहा, उसको आप कहिए खुदा हाफिज़ अस्सलाम वालेकुम, आप 2-4 दिन में इसको फारिग कर देंगे। लेकिन आपने जो टीम आपने तैयार करनी है तो आपका 2022 बड़ा क्रूशल है, 2023 आपका बड़ा क्रूशल है, और आगे 2024 में आपने क्वालिफाई करना है ओलंपिक के लिए भी और वर्ल्ड कप के लिए भी। तो उसके लिए अभी से आपको अगर ये सिलसिला ठीक नहीं करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि हम जो है ना वो उस लाइन पर जाके किसी जगह जाके टक्कर मारेंगे। अभी जूनियर वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, अभी जूनियर वर्ल्ड कप की कोई प्लानिंग नहीं है, अभी तक जूनियर टीम के साथ कोई ऐसा इवेंट नहीं आ रहा कि उसकी टीम मैनेजमेंट अनाउंस की जाए, उसकी ट्रॉफी उसका टूर्नामेंट कराया जाए, उसमें हंडिंग करके बंदे 25, 30, 40 निकाले बंदे, ताकि वो 2023 का जो जूनियर वर्ल्ड कप होना है उसके लिए तैयारी करें। लोगों ने अपनी टीमें जो है वो फॉर्मेशन दे दी हुई है, अपना फॉर्मेट बना लिया हुआ लोगों ने, लेकिन अभी तक हैंडीकैप है उसके ऊपर।
बहुत शुक्रिया आपका। ओलंपियन मंजूर जूनियर साहब हमारे साथ मौजूद थे, दिल की बातें कर रहे थे, पाकिस्तान हॉकी के वसीतर मुफाद में गुफ्तगू कर रहे थे और कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान हॉकी को आगे लेकर जाना है तो खिलाड़ियों पर से ब्लेम गेम आपको ख़त्म करना होगा। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम की क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहे। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।